Hello students, welcome back to Computer Science Exam Crack channel. So today in this video we are going to do third type of the recoverability schedule, that is called cascade-less recoverable schedule. इससे पहले हम दो टाइप के ऑलरेडी रिकवरेबिलिटी शेड्यूल्स पढ़ चुके हैं, इरिकवरेबल शेड्यूल और रिकवरेबल शेड्यूल. तो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ द शेड्यूल, दैट इज कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल. तो कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल से पहले आपको कैस्केडिंग पता होनी चाहिए कि कैस्केडिंग क्या होती है. कैस्केडिंग की टर्म मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ, जहां पर मैंने प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट करवाया था. अगर आपको थोड़ा डाउट है, अगर आपको याद नहीं आ पा रहा है, तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को चेक कीजिएगा. आज फिर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि कैस्केडिंग क्या होता है और कैस्केडिंग रिकवरेबल शेड्यूल क्या होते हैं. देखिए, कैस्केडिंग क्या होता है कि जब आपकी एक इवेंट फेल हो जाता है, एक इवेंट फेल होने के बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन्स उस पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है, वो सारे के सब को आपको रोल बैक करना पड़ता है. ठीक है, इट मीन्स फेलियर ऑफ वन ट्रांजेक्शन रिजल्ट्स रोल बैक टू सेट ऑफ अदर ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो ये आपका कैस्केडिंग होता है. अब हम पढ़ते हैं कैस्केडिंग रिकवरेबल शेड्यूल. ठीक है, कैस्केडिंग रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है. ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि कैस्केडिंग क्या होता है कि जब आपका एक इवेंट फेल हो जाता है तो उसके ऊपर जितने भी डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपको रोल बैक करने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन T1, T2 और T3. फाइन, यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया ट्रांजेक्शन T1 ने, रीड ऑपरेशन एंड देन परफॉर्म राइट ऑपरेशन. आफ्टर परफॉर्मिंग ट्रांजेक्शन T1 राइट ऑपरेशन, T2 स्टार्ट्स द रीड ऑपरेशन ऑन द डेटा आइटम रीड A. फाइन, एंड देन आफ्टर transaction T3 start the read operation on the data item A. अब देखिए कैस्केडिंग क्या होता है. यहां पर मान लीजिए कुछ टाइम के बाद, ठीक है, ये आपका टाइम स्टैम्प है. आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि ट्रांजेक्शन T1 ने कमिट किया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम स्टैम्प में ट्रांजेक्शन T2 ने कमिट किया, एंड आफ्टर दैट थर्ड टाइम स्टेप पर ट्रांजेक्शन T3 ने कमिट किया. ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर देखिए किसी भी रीजन से आपकी जो ट्रांजेक्शन T1 है फेल हो चुकी है. ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रीजन हो सकता है आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है. जब आपकी कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो आपकी एसिड प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि इधर एसिड प्रॉपर्टी में भी आपकी जो एटॉमिसिटी है वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपकी एक ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो क्या करना पड़ता है, या तो आपको पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, आइदर ऑल और नन ऑफ द ऑपरेशन. ठीक है, तो या तो आप कंप्लीट करेंगे ट्रांजेक्शन T1 को या फिर आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे. इसका मतलब क्या हो कि बीच में आप किसी भी ट्रांजेक्शन को नहीं छोड़ सकते. ठीक है, तो क्या हुआ कि किसी रीजन से आपकी ट्रांजेक्शन T1 जो है फेल हो गई. अब देखिए ट्रांजेक्शन T1 फेल हो गई यहां पर, उसके बाद ट्रांजेक्शन T1 ने जैसे ही कमिट किया था, ट्रांजेक्शन T1 फेल हो गया. आफ्टर दैट ट्रांजेक्शन T2 ने कमिट किया था, फिर उसके बाद T3 ने किया था. अब ट्रांजेक्शन T1 फेल हो गई है तो क्या हुआ, इस ट्रांजेक्शन को आपको रोल बैक करना पड़ेगा. ठीक है, अब ट्रांजेक्शन T1 को आपने रोल बैक कर दिया, क्या हुआ फिर उसके बाद, क्योंकि ट्रांजेक्शन T2 किस पे डिपेंड है, ट्रांजेक्शन T1 के राइट ऑफ ए ऑपरेशन पर, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन T1 ने ऑपरेशन लिखा है, वैल्यू लिखी है डेटा आइटम A की, उसी पर आपकी ट्रांजेक्शन T2 डिपेंड करती है, क्योंकि वही वैल्यू वो रीड कर रही है. इसके बाद क्या हुआ, अब ट्रांजेक्शन T2 ने जो वैल्यू रीड की है उसको थोड़े टाइम बाद ट्रांजेक्शन T3 ने रीड किया, तो ये डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है. अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्या चीज है, रीड ऑफ ए. ये अगर मैं इसको डर्टी रीड बोलूं तो क्या ये गलत होगा? नहीं, क्योंकि डर्टी रीड हम ऑलरेडी इस टर्म को यूज कर चुके हैं. डर्टी रीड का मीनिंग क्या होता है कि जब कोई ट्रांजेक्शन डायरेक्ट बफर से कोई वैल्यू रीड करती है एज
कंपेयर टू ओरिजिनल डेटाबेस। ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शन T1 ने यहां पर लोकल बफर में ए की वैल्यू राइट की थी, उसी को ट्रांजेक्शन T2 ने रीड किया, उसी को ट्रांजेक्शन T3 ने रीड किया। ठीक है, मान लीजिए यहां पर ए की वैल्यू है 100, ओरिजिनल डेटाबेस में ए की वैल्यू है 100, यहां पर ट्रांजेक्शन T1 ने ए की वैल्यू 100 रीड की, उसके बाद राइट ऑफ ए यहां पर क्या किया इसने, a इक्वल टू ए प्लस 100 कर दिया। मान लीजिए जो ट्रांजेक्शन T1 ने a की वैल्यू लिखी वो क्या लिखी है इस टाइम पे 200, 100 प्लस 100 200। अब इस वैल्यू को आपकी ट्रांजेक्शन T2 रीड कर रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डर्टी रीड, और ये वैल्यू अभी कहां पर है, ये वैल्यू अभी आपकी लोकल बफर में है। कब जाएगी आपके ओरिजिनल डेटाबेस में, जब ये कमिट हो जाएगी। ठीक है, कमिट होने से पहले ये ट्रांजेक्शन आपकी सेव नहीं होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, इन बिटवीन ट्रांजेक्शन T2 ने रीड किया, और ये भी आपका डर्टी रीड है, ये भी ए की वैल्यू को 200 रीड कर रहा है, और ये भी ए की वैल्यू को 200 रीड कर रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या, ट्रांजेक्शन T1 फेल हो गई। तो ट्रांजेक्शन T1 फेल हो गई तो क्या हुआ, उसको रोल बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एटॉमिसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल करना है। अब जैसे ही ट्रांजेक्शन T1 को आपने रोल बैक किया, ट्रांजेक्शन T2 को भी आपको रोल बैक करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन T3 को भी आपको रोल बैक करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड है, ट्रांजेक्शन T2 और T3 आपकी ट्रांजेक्शन T1 पर है। अगर आप इनको रोल बैक नहीं करेंगे तो ये क्या है, ए की वैल्यू 200 पर ही ऑपरेशंस जो फर्दर वो परफॉर्म करती रहेंगी, जिससे कि गलत हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी अगर ये इस टाइप से अगर आप इनको रोल बैक नहीं करते हैं जो डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी तो आएगी आएगी। ठीक है, डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, क्योंकि देखो रोल बैक करने के बाद ए की वैल्यू वापस कहां जानी है 100, जबकि ट्रांजेक्शन T2 200 पे काम कर रही है, ट्रांजेक्शन T3 भी 200 पे काम कर रही है। इससे क्या होगा कि आपके डेटा की इनकंसिस्टेंसी बढ़ेगी। मान लीजिए आपके पास एक लार्ज डेटाबेस, उसमें बहुत सारे यूजर्स हैं जो काम कर रहे हैं। अब देखिए एक ट्रांजेक्शन किसी रीजन से फेल हो गई, तो बाकी जितने भी यूजर्स हैं, क्या आप उनको अलाउ करेंगे कि वो एक रॉन्ग वैल्यू पर अपने ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते रहे? ठीक है, नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है उनको रोल बैक करना पड़ेगा। अगर आप रोल बैक नहीं करेंगे तो डेटा में इनकंसिस्टेंसी आएगी। ठीक है, अब देखिए रोल बैक तो आपने कर दिया, रोल बैक करने से भी तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक हुए ना। अब देखिए रोल बैक आप अगर करेंगे, अभी तो यहाँ 3 ट्रांजेक्शन की बात कर रहे थे, अगर थाउजेंड्स में ट्रांजेक्शन हैं, क्योंकि नॉर्मली डेटाबेस में 1000 यूजर भी एक टाइम में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 1000 ट्रांजेक्शन एक ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करती हैं और सबको आप रोल बैक करते हो, तो क्या होगा, सीपीयू की जो एफिशिएंसी है वो आप वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबको रोल बैक करना पड़ेगा, और ये काम कौन करेगा, सीपीयू करेगा। तो सीपीयू की एफिशिएंसी को आप वेस्ट कर रहे हैं और टाइम की आप वेस्टेज कर रहे हैं। तो कैस्केडिंग जो रिकवरेबल शेड्यूल होते हैं उनमें जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि ये सीपीयू वेस्टेज, सीपीयू टाइम वेस्टेज बोल सकते हैं आप, सीपीयू टाइम वेस्टेज है। ठीक है, तो ये आपकी कैस्केडिंग रिकवरेबल शेड्यूल की, ऑल्दो आप इसको रिकवर कर पाएंगे, रिकवर कर रहे हैं रोल बैक से, लेकिन स्टिल इसमें प्रॉब्लम है जो कि हम अलाउ नहीं करते हैं। तो ये तो था स्टूडेंट कैस्केडिंग रिकवरेबल शेड्यूल। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए जो ट्रांजेक्शन T1 है, ये आपका स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2 है और ये स्टूडेंट 3, 3 अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, अब देख लीजिए जो स्टूडेंट S1 है ये काफी इंटेलिजेंट है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट S2 है और S3 है वो इंटेलिजेंट नहीं कह सकते, हम क्या कह सकते हैं कि भाई ठीक है S2 और S3 क्या है, S1 पे डिपेंड करते हैं। वो कहते हैं कि यार जो जैसा तू लिखेगा पेपर में तो हमें दिखा देना, हम वैसा का वैसा लिख देंगे, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन नहीं है। तो क्या किया, S1 ने अपना डेटा जो भी उसको लिखना था उसने उस पर लिखा। ठीक है, उसके बाद उसको यहाँ पर सबमिट करने से पहले की बात कर रही हूँ मैं, आंसर शीट को सबमिट करने से पहले उसको क्या लगा कि यार कहीं गलती कर दी है। अब इंटेलिजेंट है तो उसने अपनी गलती को भी कैच कर लिया।
ठीक है, और कैच करने के बाद जाहिर है कि अगर उसके पास टाइम होगा तो उसको करेक्ट भी करेगा। तो उसने उसको करेक्ट किया, ठीक है। अब करेक्ट करने के बाद जो स्टूडेंट S2 था, क्योंकि वो तो कॉपी कर रहे हैं उसकी, तो S2 को भी पता चला कि भाई S1 ने कुछ करेक्ट किया है, तो वो वहां से चीटिंग की और उसने अपनी कॉपी में भी ठीक किया उसको। इसी तरीके से S3 ने भी अपनी कॉपी में ठीक किया, ठीक है, क्योंकि ना तो T2 ने सबमिट की थी अपनी आंसर शीट, ना ही T3 ने सबमिट की थी, ठीक है। तो क्या हुआ, वो चीटिंग जो है S1 से S2 तक गई, S2 से S3 तक गई। तो इस तरीके से वो चीटिंग का प्रोसेस चलता रहा, ठीक है। तो ये है कैस्केडिंग की। एक जब आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है किसी रीजन से, तो जितने भी डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है सबको आपको रोल बैक करना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल, जो कि आपका थर्ड टाइप का रिकवरेबिलिटी शेड्यूल होता है। अब कैस्केडिंग और क्या डिफरेंस है, अब देखिए एग्जांपल की हेल्प से। ये सेम एग्जांपल है कैस्केडिंग वाला ही, ठीक है। इसमें हम कैस्केडलेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल क्या होते हैं। देखिए वहां पर जब प्रॉब्लम आई थी, प्रॉब्लम क्या आई थी कि जब आपका सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट हो गई थी, T1 T2 T3, उसके बाद ट्रांजेक्शन T1 ने कमिट किया था, नेक्स्ट टाइम स्टेप में ट्रांजेक्शन T2 ने कमिट किया था, और उसके बाद ट्रांजेक्शन T3 ने कमिट किया। यानी कि पहले T1 ने कमिट किया, फिर T2 ने कमिट किया, फिर T3 ने कमिट किया था, ठीक है। और उससे पहले क्या हुआ था, आपका यहाँ पर सिस्टम फेल हो चुका था, यही था कैस्केडिंग। अब देखिए ये जो कमिट वाला है काम, अगर मैं यहां पर कर दूं, यहां पे मैं लिखती हूँ C1 और यहां पर लिखती हूँ रीड ऑफ A, फाइन। तो क्या हुआ, क्या समझे इससे, कि पहले ट्रांजेक्शन T1 ने जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे डेटा आइटम A पर, वो ऑपरेशन करने के बाद इमीडिएटली क्या किया, उसको कमिट कर दिया। कमिट करने से क्या होगा कि जो ट्रांजेक्शन T2 ने जो वैल्यू रीड की है वो कहां से की है, ओरिजिनल डेटाबेस से रीड की है, ठीक है। अब यहां पर ट्रांजेक्शन T2 ने भी कमिट कर दिया, और आफ्टर ट्रांजेक्शन T2 के कमिट करने के बाद ट्रांजेक्शन T3 ने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया और यहां पर उसने कमिट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आपने इमीडिएटली जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, उसके बाद इमीडिएटली आपने उनको कमिट भी कर दिया, ठीक है। कि आपने वेट नहीं किया कि हम बाद में कमिट करेंगे, तो आपने इमीडिएटली जब आपने कमिट कर दिया, तो उससे क्या होगा, ये कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल हो गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी ड्रॉबैक, यहां पर हम बात कर रहे थे जो हमारी कैस्केडिंग की प्रॉब्लम क्या थी, कि जैसे राइट ऑफ ए ऑपरेशन किया, उसके बाद रीड ए था, रीड ए क्या था, डर्टी रीड था, ठीक है। डर्टी रीड कब तक था, जब तक वो ट्रांजेक्शन T1 कमिट नहीं कर रही थी तब तक, ठीक है। तो यहां पर हम रीड की बात तो कर रहे हैं कि रीड कब करना है आपको, जब आपकी प्रीवियस जो ट्रांजेक्शन है वो कमिट कर ले, तब आपको रीड करना है। लेकिन यहां पर अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, राइट ऑपरेशन, ठीक है। कि यहां पर रीड का तो हमने सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन यहां पर राइट ऑफ ए हो और यहां पर राइट ऑफ ए हो, तो इसका सॉल्यूशन अभी भी नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे ये मान लीजिए ट्रांजेक्शन T2 यहां पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करती है, तो क्या होगा, जो वैल्यू यहां पर थी वो T2 ने अपडेट कर दी, सिमिलरली T3 ने अपडेट कर दी, ठीक है। फिर ट्रांजेक्शन हो गई आपकी फेल। तो प्रॉब्लम कौन से कर हो गई आपकी, एसिड प्रॉपर्टी वाली, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो ट्रांजेक्शन T2 ने और T3 ने अपडेट किया था वो भी आपका क्या हुआ, लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो राइट ऑपरेशन का अभी भी सॉल्यूशन नहीं है कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल में। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या ड्रॉबैक है कैस्केडलेस रिकवरेबल की। तो आप बताएंगे राइट ऑपरेशन, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, ये कैस्केडलेस की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि कंसिस्टेंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी आपने थोड़ी सी इंप्रूव कर दी है। कैस्केडिंग में क्या था कि एफिशिएंसी जो थी आपके सिस्टम की
डिग्रेड हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो एक के बाद दूसरी ट्रांजेक्शन को सबको आपको रोल बैक करना पड़ता है। यहाँ पर रोल बैक का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप इमीडिएटली जो एक्शन परफॉर्म करते उसके बाद उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टिल इसमें भी प्रॉब्लम है राइट ऑपरेशन की और लोस्ट अपडेट प्रॉब्लम। फाइन, तो ये था आपके पास कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको ग्राफिकल वे में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से याद करना, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको शेड्यूल दे दिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि कैस्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल है या नहीं है, या इरिकवरेबल शेड्यूल है या नहीं है, ठीक है, या रिकवरेबल शेड्यूल है या नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए हम एक ग्राफ की फॉर्म में इसको याद करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी ग्राफ की फॉर्म में ही आपको समझाया था। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में या किसी भी शेड्यूल में डर्टी रीड ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है तो वो कैस्केड आपका कैस्केडिंग रिकवरेबल शेड्यूल होगा। ठीक है, तो डर्टी रीड है तो वो कैस्केडिंग होगा। देखिए, डर्टी रीड है, अगर नहीं है, अगर डर्टी रीड एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होगा कि वो कैस्केड लेस भी होगा और रिकवरेबल भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर डर्टी रीड एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, आपको यहां पर ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। ऑर्डर किस तरीके से, जिस ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया था उसी ऑर्डर में वो अगर अपने आप को कमिट करती हैं तो वो एक रिकवरेबल शेड्यूल होगा। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर ऑर्डर डिफरेंट आ गया, ठीक है, मतलब T1 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया था लेकिन T2 ने पहले कमिट कर दिया, फिर T3 ने कर दिया, सबसे बाद में T1 ने किया, तो वो ऑर्डर क्या हुआ, वो चेंज हो गया। ऑर्डर चेंज होते ही क्या हो जाएगा कि वो आपका इरिकवरेबल शेड्यूल बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको लर्न करना है अपने एग्जाम में। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके माइंड में सेट होना चाहिए जब आप सीरियलाइजेबिलिटी के क्वेश्चंस को करते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और आपको अगर ये डायग्राम अच्छे से याद है, और याद किस तरीके से करना है, अगर डर्टी रीड एग्जिस्ट करता है तो आपको ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। अगर ऑर्डर सेम है तो रिकवरेबल शेड्यूल है। ऑर्डर सेम किस तरीके से कि पहले T1 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया था तो T1 ने कमिट किया, उसके बाद T2 ने कमिट किया, उसके बाद T3 ने कमिट किया। तो ऑर्डर अगर सेम है तो वो रिकवरेबल शेड्यूल होगा, और अगर ऑर्डर भी सेम नहीं है तो वो आपका इरिकवरेबल शेड्यूल होगा। और अगर डर्टी रीड आपका एग्जिस्ट नहीं करता तो वो आपका कैस्केड लेस भी होगा शेड्यूल और रिकवरेबल भी होगा। ठीक है, और अगर डर्टी रीड एग्जिस्ट करता है तो आपको ये वाली जो कहानी है वो अच्छे से याद करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, कैस्केडिंग और कैस्केड लेस रिकवरेबल शेड्यूल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।